हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 जो हमारा दो ध्रुवीयता का अंत है पॉलिटिकल साइंस का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ एंड साथ के साथ आपको ये बताया जाए किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट देखना है तो इस चैप्टर का जो कंप्लीट चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। स्क्रीन पे आपको वो वीडियो शो हो रहा होगा जिसमें हमारा मेन चैप्टर बताया गया है, तो वो आप जरूर देख लें। और ये जो वीडियो है बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लिमिटेड क्वेश्चन जो कम टाइम में आपको, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे हो, टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत जल्दी आपको कवर कर देगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के करने वाले हैं स्टार्ट। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर ले, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो बिना किसी देरी के कर लेते स्टार्ट। जैसे कि दो ध्रुवीयता गंध, यू नो दैट चैप्टर का नाम है, अपने चैप्टर के बारे में बेसिक तो पढ़ा होगा। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया इसमें जो क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, सोवियत संघ याद है आपको, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, तब ये बना था। तो उसमें क्या क्या खास बातें थी। पहली चीज़ है, सोवियत प्रणाली की जो धुरी थी, मतलब जो केंद्र बिंदु था, वो कम्युनिस्ट पार्टी था। आपको याद है सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी की शासन व्यवस्था थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी बात है, यही जो राजनीतिक दल है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक दल जो है, वो सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करता, मतलब पूरी की पूरी जो नियंत्रण था। क्योंकि हमने देखा कम्युनिज्म के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत संघ था, उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज था, सरकार की चलती थी, और सरकार भी इसी पार्टी की थी, केवल एक ही पार्टी का शासन करता था। तो इसी वजह से जितनी भी संस्थाएं थी, उन सभी संस्थाओं पर किसका नियंत्रण था? कम्युनिस्ट पार्टी का। ये बातें क्लियर होगी। तीसरे पॉइंट पे देखो, बहुत स्पष्ट बात लिखी है, सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। जो भी वहाँ की प्रॉपर्टी थी, जो भी उत्पादन की चीज़ें थी, वो सारी की सारी किसके अधीन आती थी? सरकार की, मतलब राज्य के अधीन आती थी। दूसरी बात है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। मतलब जितने भी एनर्जी की रिसोर्स है, जैसे खनिज तेल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, तो ये सोवियत संघ के अंदर मौजूद थी। ठीक है, ये कम्युनिज्म की मतलब बात थी, ये सारी के सारे सरकार के अधीन आती थी चीज़ें। इसके अलावा सोवियत संघ का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं, तो ये सोवियत प्रणाली की बहुत अच्छी विशेषता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी देश के अंदर रोजगार का होना। वहाँ पे ऐसा देखा जाता था, सोवियत संघ के अंदर बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका को छोड़ दे तो ये देखा जाता है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे नंबर 1 पे, मतलब अमेरिका के बाद अब मान सकते हैं नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 1 पे और सोवियत संघ नंबर 2 पे था। ठीक है, और भी क्या महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ की जो संचार प्रणाली थी, वहाँ की जो संचार है, आवागमन का जो माध्यम है, वो बहुत अब डेवलप था, वेल डेवलप। मतलब वेल डेवलप मतलब कहने का मतलब अपने आप में सभी चीज़ें वहाँ पे समय पर मिल जाती थी, समय पर संपर्क हो जाता था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये ज़्यादा बार पूछा गया, 2 नंबर में, 4 नंबर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये है आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखो, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। इसका एक और तरीका है, सोवियत संघ के पतन के कारण बताइए। एक और तरीका है इस क्वेश्चन के पूछे जाने का, वो तरीका ये है कि विश्व में जो दूसरी महाशक्ति, जिसका नाम क्या था? सोवियत संघ, उसका विघटन क्यों हुआ, ये उसके विघटन के कारण स्पष्ट कीजिए आप। तो क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा। देखो, एक चीज़ बहुत स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में को 2 तरीके से एक्सप्रेस करा है। पहला तरीका ये है कि वो बच्चे जो कि 6 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पूरी थ्योरेटिकली लिखा गया, बहुत स्पेसिफिक आंसर। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कहते हैं सर बहुत बोरिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड आप बता रहे हो, उसके लिए भी दूसरा शॉर्टकट आपको मिलेगा इस वाले क्वेश्चन के बाद, मतलब उसी का शॉर्टकट तरीका। तो भैया देखो, कोई फालतू के कमेंट इस चीज़ के लिए मत करें, आपको लॉन्ग कट भी और शॉर्टकट दोनों तरीके इसमें बताए जाएंगे। तो पहले हम लॉन्ग कट देख लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट देखें कैसे हम इसे शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के जो प्रमुख कारण है, पहला है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। सोवियत सरकार 1990 तक आते आते ऐसा देख पा रहे थे कि वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही। देखो, सरकार क्यों होती? सरकार होती इसलिए है ताकि लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। लेकिन सोवियत में संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से, मतलब अंदर से कमज़ोर हो गई थी, और सरकार नागरिकों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सोवियत की आर्थिक व्यवस्था अंदर से, मतलब क्या हो चुकी थी? पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुकी थी। तो एक कारण ये है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। आगे चलें, देखिए,
दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार है। यू नो दैट मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के नेता थे जिन्होंने 1985 के अंदर क्या किया, वहाँ का कार्यभार संभाला। तो उन्होंने सुधार करना चाहा। एक सुधार के उसमें 2 नीति अपनाई थी उन्होंने, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तानोस्त। ऐसे तीसरी भी थी लेकिन आपकी किताब में केवल 2 बताई गई हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तानोस्त। इन्होंने क्या किया, देश में आर्थिक सुधार करना चाहा और नए तरीके से क्या व्यवस्थाओं को लाना चाहा, लेकिन ये जो नीति थी असफल रही। देखिए उसमें जो पेरेस्ट्रोइका है, एक का नाम होता है खुलापन और दूसरे का नाम होता है पुनर्गठन, हिंदी वर्जन। ये तो खैर रशियन वर्जन है इसका। तो किस तरीके से ये पेरेस्ट्रोइका ग्लास्तानोस्त, जिसमें देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों को थोड़ी सी छूट दी और क्या किया, उनको कहा कि हम नए तरीके से गठित करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलो, जो लोग 70 सालों से लगातार एक ही पार्टी के अंडर रह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आज़ादी मिलती है तो वो बिल्कुल भागने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही मिखाइल गोर्बाचेव के साथ हुआ, जो उन्होंने क्या किया, ये नीति बनाई खुलेपन की, जिसकी वजह से बाकी जो देश थोड़े से अलग से होने लगे। तो एक कारण ये भी बनता है सोवियत संघ के विघटन। तो आप लिख सकते हो सोवियत संघ के अंदर जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी वो उसके विघटन के कारण बन सकते हैं, क्योंकि वो नीतियों से काफ़ी संतुष्ट नहीं थे लोग। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड जो इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपका, कि नागरिकों को देखो ये पता चल गया, देखो आप सिटीजन हो, आपको ये पता चल जाए कि आपकी सरकार निकम्मी है। मतलब सरकार, सॉरी निकम्मी इन द सेंस नहीं कहेंगे यहाँ पे, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही, आपसे बेहतर लोग हैं, आपका पड़ोसी आपसे अच्छे तरीके से रह रहा है, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि नागरिकों को ये पता चल गया कि सोवियत संघ की जो राज्य व्यवस्था है वो पूंजीवाद से काफ़ी खराब है। मतलब पूंजीवाद ज़्यादा बेहतर है किससे, इस समाजवाद से। जब नागरिकों को ये पता चला कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, पूंजीवाद अमेरिका से बहुत पीछे चल रही है, तो जनता को काफ़ी बुरा लगा भाई, कि हमारी सरकार कर क्या रही है। हमारी सरकार के पास इतना पैसा है और ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतनी सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी नहीं है, बावजूद इसके भी क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पीछे है अमेरिका से। इसलिए लोगों ने क्या किया, सरकार के प्रति रुख बदल लिया। मतलब सरकार के प्रति जो नज़रिया है लोगों का, वो बदलने लगा। और सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी से अच्छा मानने लगे। मतलब लोगों की मानसिकता में यह आ गया कि पूंजीवाद ज़्यादा बेहतर है और समाजवाद उसे पीछे नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट बात आती है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। आपको बताया मैंने कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा था। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। उसके बाद रूस में केवल एक ही पार्टी का शासन था, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और लंबे समय से चलने की वजह से ये निरंकुश शासन व्यवस्था हो चुकी थी। 70 सालों तक इसने राज करा था, मतलब 70 साल तक शासन कर रही थी, और ये जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। तो एक व्यवस्था ये भी, मतलब एक कारण हमारा चौथा ये भी बनता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंकुश चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर क्या है, व्यवस्था थोड़ी बिगड़ने लगी, लोगों को बुरा लग रहा था। ठीक है, अगला है रूस की प्रमुखता। आपको पता है सोवियत गणराज्य के अंदर 15 देश थे। ठीक है, लेकिन 15 में से सबसे ज़्यादा सुनी जाती थी किसकी, रूस की। मतलब रूस इसमें मुखिया बना हुआ था। कहने का मतलब है कि हम 15 सदस्यों का परिवार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन चला रहा है भैया, रूस चला रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लोगों को काफ़ी बुरा लगा कि भैया देखो, हमारी भी इच्छा है, हमारा भी देश है, हमारी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन सब पर किसकी चल रही भैया, रूस की। तो बाकी देशों को इस बात का बुरा लगने लगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद बुक में नहीं मेंशन किया गया, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया, अफगानिस्तान पर हमला। आपके बुक में शायद कम मेंशन हो कि दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने क्या किया, इंटरफियर करा था सैनिक को भेज करके, जिससे क्या हो गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। देखो भैया, अब जब युद्ध करते हो तो पैसा लगेगा, हमला करवाओगे तो हथियार देने पड़ेंगे, तो इस स्थिति में आपका जो पैसा है वो युद्ध में जा रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान पे हमला करने से भी जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, तो एक कारण ये भी है वहाँ उसे उसे ख़त्म होने का। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हथियारों की होड़। आपने शायद इस चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, हथियारों की होड़ के चलते सोवियत संघ ने अपने अधिकतम संसाधन युद्ध में लगा दिए। मतलब हथियार बनाने में या युद्ध लड़ाई वगैरह में, या सेना के रखरखाव में ज़्यादातर पैसा खर्च कर दिया। अब जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए, वो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो, हथियार बनाने में। तो सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ ने सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न की, और सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली होती चली गई। ठीक है जी, तो ये कारण ये भी है। एक और चीज़ है कि भाई अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा वाली चीज़ें होती हैं, आपके जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं। कई सालों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, मतलब कई सालों तक रुक गई। क्यों भाई, युद्ध वगैरह में पैसा दे रही थी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण वहाँ उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। मतलब नागरिकों में काफ़ी भैया बुरा लग रहा था, भाई हमारी सरकार हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जबकि शासन व्यवस्था कैसी, समाजवादी। नेक्स्ट पॉइंट है गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण। ये कि मतलब हमारे 3 चीज़ें एक साथ बताई गई। भ्रष्टाचार कैसा था उसके अंदर, सोवियत संघ की शासन व्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, नौकरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इसका प्रमुख कारण था
सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता केंद्रीकरण मतलब होता है जब शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक ही जगह पे स्थित हो जाती, इसे बोलते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। इसने सोवियत संघ के विघटन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तानाशाही सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों में उसका साम्यवादी तानाशाही था, मतलब उसका साम्यवादी जो रूप था वो तानाशाही हो चुका था और केवल एक ही पार्टी का राजनीतिक यहाँ पे दल होने की वजह से उसको सत्ता जो मिली थी उसकी वजह से वो निरंकुश और भ्रष्टाचारी होता जा रहा था। ठीक है जी। तो देखो ये जो तरीका है, अभी तक देखो ये मैंने बताया कि अब 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो मैंने 9 पॉइंट बताए, और भी पॉइंट बहुत सारे मिल सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं और भी पॉइंट आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो ये उन बच्चों के लिए वाला देखो यहाँ तक का पार्ट जो बच्चे अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, लेकिन जिनको पता है सर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं है, मैं अच्छा सा शॉर्टकट तरीका बता दीजिए जिससे मैं नंबर ले आऊँ। उसका तरीका भी है, देखो वही चीज़ आगे मैंने शॉर्टकटली बता रखी है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आगे एक्सप्लेन कर सकते। देखो सोवियत संघ के विघटन के कारण आप लिख लिया, आप देखो यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे कि नागरिकों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों? राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है, अंदर से कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी है सोवियत व्यवस्था में नौकरशाही का शिकंजा था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी उसका विरोध किया गया। अर्थव्यवस्था रुक गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। संसाधनों का अधिकतर हिस्सा परमाणु हथियार और सेना में लगाया जा रहा था। नागरिकों को यह पता चल गया कि सोवियत संघ की व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। राष्ट्रवादी भावनाओं से लोगों की जो संप्रभुता की इच्छा है, रूस की प्रमुखता, ये पॉइंट आप लिख करके भी नंबर ले सकते हो। चाहे क्वेश्चन 4 नंबर का है, क्वेश्चन 6 नंबर का है, आपके लिए इतने पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, आप आराम से 6 नंबर 4 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। बट याद रहे कि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेन करना बनता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या बेहतर है। आप शॉर्टकट करना चाहते हो, लॉन्ग कट करने लॉन्ग तरीके से करना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है। ठीक है, फिर भी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखो सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो क्या हुआ, परिणाम का मतलब है कि सोवियत संघ भैया खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ। तो पहली चीज़ें देखो, शीत युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति थी, अब सोवियत संघ हट गया तो एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया। चलो जी बहुत बढ़िया। हथियारों की होड़ हो रही थी कि भाई मैं हथियार बना लूँ, मैं हथियार बना लूँ, लेकिन उनमें से एक महाशक्ति गायब हो गए तो हथियार बनाने का जो कंपटीशन था वो समाप्त हो गया। जब देखो सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश आ गए, तो नए देशों का उदय हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाने लगी। अब ये मान के चलो समाजवाद एक तरीके से हट गया साइड, लेकिन बचा कौन? पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व में आगे बढ़ने लगी, देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगे। मतलब अब ये पता चल गया कि भैया समाजवाद फेल हो गया है, तो बाकी देश भी पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसके बाद है रूस, जो कि सोवियत संघ का हिस्सा था, उसका उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी किस तरीके से? यूएनओ, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि यूएनओ क्या है, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उसमें सोवियत संघ की जो सीट थी वो किसको दी थी? रूस को। जितने भी उसने संधियाँ करी थी, जो भी चीज़ें सोवियत संघ ने करी थी, वो सारी चीज़ें कौन संभाल रहा है आगे? रूस संभाल रहा है। लास्ट में समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया इस तरीके से। मतलब ये चीज़ें वो हैं आपका, चाहे 6 नंबर में आ जाए चाहे आपका 4 नंबर में आ जाए, आप हर तरीके से क्या करेंगे, इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से आपको बताया गया, बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें। ये आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में आपको आंसर पॉइंट में लिखना पड़ता है, तो आप पॉइंट में लिखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। कि पूर्व सोवियत संघ में इतिहास की सबसे बड़ी गरासियल किसे कहा जाता है? तो भैया कहा जाता है शॉक थेरेपी को। शॉक थेरेपी का मॉडल इतिहास की सबसे बड़ी गरासियल माना जाता है, क्योंकि रूस में इस समय क्या हुआ था, 90% उद्योगों को किसी भी रेट पे औने पौने दामों पर बेच दिया गया, कम से कम कीमतों पर बेच दिया गया, और इसी को कहा गया विश्व की सबसे बड़ी गराज से। आगे है शॉक थेरेपी थी क्या भाई, और इसे इसका मॉडल किसने निर्देशित किया, मतलब ये किसने बनाया इस मॉडल को? तो देखो भैया, सोवियत संघ का जब पतन हुआ, सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ, तो जो देश समाजवादी थे अब वो साम्यवाद से कहाँ जा रहे थे भैया, पूंजीवाद की ओर। तो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने की एक प्रक्रिया के लिए एक मॉडल बनाया गया, जिसे विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी का नाम दिया। मतलब इस मॉडल को किसने निर्देशित किया? वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने इसे निर्देशित किया, और इसी मॉडल को हम लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 नंबर के अंदर कैसे आती। अब बात है शॉक थेरेपी में था क्या क्या, एक क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है, 4 नंबर का भी पूछा गया एक बार एग्जाम में कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए। देखिए बेटा, शॉक थेरेपी की विशेषता में सबसे पहली बात है इसमें निजी स्वामित्व को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि समाजवाद में उल्टा था, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं दिया जाता था। इसमें मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब व्यापार भी ऐसा होना चाहिए कि इसमें व्यक्ति क्या है, बिना बाधाओं के व्यापार कर सके। तीसरा पॉइंट है राज्य की संपदा का निजीकरण, जो सरकार की प्रॉपर्टी थी उसको प्राइवेट कर दिया गया। सामूहिक फार्म की जगह
निजी फार्म को जगह दी गई। सामूहिक फार्म का मतलब खेती बाड़ी है कि पहले लोग सामूहिक कृषि करते थे, लेकिन अब निजी कृषि की जाती है। 5वां पॉइंट हमें बताता है मुद्राओं की आपस में अदला बदली। कि अब ये कहा गया कि भैया पूंजीवाद के तहत अब शॉक थेरेपी में जो चीज़ें होंगी कि दो देश आपस में मुद्राओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना। जो देश पश्चिमी हैं, जो देश मॉडर्न हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं से नए देश जुड़ रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की प्रधानता थी। सबसे अधिक इसमें मान्यता किसको दी गई? पूंजीवाद। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आता है शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। देखो, शॉक थेरेपी के परिणाम बहुत सीधे सीधे बताए गए हैं कि पहले चीज़ देखो, शॉक थेरेपी इसलिए बनाई गई थी ताकि साम्यवादी देश पूंजीवादी बन सके। लेकिन 1990 में जो शॉक थेरेपी थी, लोगों को जिस आनंद लोक तक, जिस मज़े में लेके जाना चाहती थी, वो मज़े नहीं दिला सकी, मतलब उस आनंद लोक तक नहीं ले जा पाए। जिससे क्या हो गया, जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी तहस नहस हो गई। जो देश इस चीज़ को अपना रहा था उस समय, तो उस समय क्या हो गया, इस चीज़ को वो सफल नहीं रही एक तरीके से। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। औद्योगिक ढांचा कैसे चरमरा गया? क्योंकि उस समय 90% उद्योगों को निजी हाथों में किसी भी दाम पर बेच दिया गया। नागरिकों ने अपने अधिकार पत्रों को ब्लैक मार्केट में, काला बाजारियों के हाथ में बेच दिया, मतलब किसी भी रेट में जो आ रहा है वो आने दो। इसी के साथ जो जो रूस की जो मुद्रा है जिसका नाम रूबल है, उसकी वैल्यू एकदम से मार्केट में गिर गई। लोगों की इतनी महंगाई हो गई कि लोगों का सारा पैसा खर्च हो गया। सामूहिक कृषि जो व्यवस्था थी, जैसे बताया था ना, सामूहिक कृषि करते थे। अब क्या हो गया, जब ये सामूहिक कृषि नहीं हो रही तो देश में खाने पीने की कमी भी होने लगी, जिससे क्या हुआ, बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ रही थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई और एक नए माफिया वर्ग का उदय हो रहा था, जिसने कई देशों में अपना आर्थिक नियंत्रण बनाया हुआ था। देखो बच्चों, ये था हमारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने में बहुत चांसेस हैं। तो आप वीडियो को अगर देख लिया हो तो भैया लाइक जरूर कर देना। मेरे को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर इनमें से कोई ना कोई आपका चैप्टर 1 से अवश्य आएगा, और पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हो।